average of 33 numbers 33 numbers is 74 is 74. The average of first 17 numbers first 17 numbers is 77.2 77.2, and that of next 17 numbers and that of next 17 numbers is 72.8 72.8. लिख लिया? सेम वही चीज करो जो लास्ट टाइम की थी, दो इससे बनाओ. फाइंड द 17th नंबर, एक चीज. दूसरा, if 17th number is removed, what will be new average? As it is है बिल्कुल. वो 33 संख्याओं की औसत 74 है. 33 संख्याओं की औसत 74 है. इसमें इसमें पहली 17 संख्याओं की औसत 77.2 77.2 77.2, और अगली 17 संख्याओं की औसत 72.8 है. 72.8 है. अब ये ऐसे बनाना दो. इससे पहले हम लिख लो 17वीं संख्या क्या है, दूसरे में अगर इसे हटा दें तो नई औसत क्या होगी. तो लास्ट टाइम सीखा था ये. लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन किया और अब ये क्वेश्चन कर रही हूँ, ये इतना टाइम का मार्जिन या गैप क्यों आ रहा है? एंड इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस? लास्ट टाइम डेटा आसान था, एवरेज 45 थी, 9 की 51 थी, अगले 9 की 36 थी, जिसे टैकल करना काफी इजी काम था. यही बात है. एक काम करो, वो क्वेश्चन दोबारा निकालो, लास्ट टाइम जो किया है वो दोबारा निकालो. जो हमने छोड़ा था कहानी को, क्या उसमें बोला गया था कि 17 नंबर की जो एवरेज है वो 45 है, स्टार्टिंग के 9 नंबर की 51 और अगले 9 नंबर की. आपको याद होगा, आपका आंसर पहला क्वेश्चन था कि 17th नंबर क्या होगा, उसका आंसर आई थिंक 18 आया था. 9th नंबर क्या होगा, उसका आंसर 18 आया था. और उसको हटाने के बाद जो एवरेज आई थी वो नियरली 46.7 थी. 46.6 समथिंग या 46.7 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट उसको, ये कहानी. लेकिन तब हमने पूरा मल्टीप्लाई किया. एंड नो वन इज एवर ट्राइड फॉर डेविएशन. नो, पूछा भी नहीं. वी थॉट ऑफ कि आसान है, सही. प्रॉब्लम इसकी मैं पहले समझा चुका हूँ, एवरेज में टाइप नहीं बदलती, लेवल बदलता है. अगर आप स्टार्टिंग से मेरी बात सुन रहे हो तो एवरेज टाइप वाइज नहीं है, एवरेज लेवल वाइज है. यही क्वेश्चन वो जो भी दिया है,
लेकिन लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो अनलेस एंड अनटिल आप डेविएशन को सही समझ पाते ये बात बनी गई थी। देखो आराम से, आपके 17 नंबर की एवरेज कितनी बताई गई है? 45। जो पहले 9 नंबर है यहाँ हर एक टर्म एवरेज से कितना डेविएशन यानी डिफरेंस लेके आ रही है? 6 ज्यादा है। और कितनी टर्म्स है हमारे पास इसी कुल? 9 टर्म्स। दोबारा फिर बताओ, ये जो टर्म्स है ये प्रत्येक टर्म एवरेज से कितना कम है? 9। और यहां भी ऐसे कितनी टर्म है? 9 ही। तो नेट डेविएशन तो ये बनेगा ना प्लस माइनस का मेरा। क्या दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है? यस। 9 कॉमन लूंगा तो माइनस का 9 प्लस का 6 कितने का डिफरेंस आएगा? माइनस के। इसका मतलब जो मेरी टर्म में ढूंढ रहा हूं वो एवरेज से कितने के डिफरेंस पे है? माइनस के 27 पे। एवरेज कितनी है मेरी? 45 माइनस का 27 कितना बचेगा? 18। आपको क्या आंसर तो ये आता नहीं, लेकिन तब ये आंसर हमने पूरा मल्टीप्लाई करके निकाला था, सीधा नहीं निकाला था। अभी हमने डिफरेंस चेक कर लिया कितने का डिफरेंस आ रहा है ओवरलैपिंग, 27 का। इसका मतलब 27 एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है, जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी। पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इस नंबर को ड्रॉप कर दें तो क्या होगा? अब ड्रॉप को लेकर इंक्लूड को लेकर मैंने आपको एक ही बात समझाने की कोशिश की, लेफ्ट या राइट। राइट क्या होता है? पॉजिटिव। लेफ्ट क्या होता है? और लेफ्ट का मतलब छोटा नंबर होता है, राइट का मतलब बड़ा नंबर होता है। तो आप ड्रॉप करने वाले हो एक ऐसे नंबर को जो ऑलरेडी एवरेज से कितना कम है? 27। तो अगर छोटी चीज यानी कि लेफ्ट वाली चीज ड्रॉप की जाती है तो टेक्निकली हम किस में जाते हैं? प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो इसके हटाने से मुझे कितना बेनिफिट मिलने वाला है? प्लस के 27 का। वो डिस्ट्रीब्यूशन कितने नंबर्स के बीच जाएगा? 16 के, क्योंकि टोटल नंबर कितने थे? 17। एक मैंने हटा दिया, मेरे पास कितने रह गए? अब इसको डिवाइड करता हूं तो करो 16 कम 16, यही बनेगा। कितना बचेगा? 11। वही 110 बनाओगे, 16 से 112। तो डेविएशन कितने का आ गया? 1.7 का। तो पुरानी एवरेज कितनी थी? 45। 1.7 46.7 हमारी नई एवरेज हो गई। और अब इस कंडीशन से अपना ये वाला क्वेश्चन हम जो अब दिख पाया है, फिर कैलकुलेशन कितनी जल्दी कम होती है। डेरिवेशन से अप्रोच बना के देखें। कितने नंबर बताए गए नई सेट में हमें? 33। जिनकी एक्चुअल एवरेज कितनी है? 74। दो सेट बनी, 17 नंबर के पहले सेट में जो एवरेज आ रही है वो कितनी आ रही है? 70।
तो डेविएशन जो है क्या प्लस के 3.2 का है, और कितने नंबर पे बेटा, ये 17 नंबर पे। फिर से एक सेम नंबर का सेट और बनाया गया 17 नंबर का ही, इनका डेविएशन कितना है 72.8, तो यहां से यहां तक भी जो डेविएशन है कितना है माइनस के, और ये भी कितने नंबर पे है, तो क्या नेट डेविएशन जब चेक करने जाऊंगा 17 कॉमन आ जाएगा उसमें से, साफ दिख रहा है। अगर 17 कॉमन आएगा तो अब बताओ इफेक्ट कितने का बनेगा, तो आप कहोगे अगर जब इन दोनों का इफेक्ट आपस में निकालने की कोशिश करूंगा तो प्लस के 2 का आ जाएगा, यानी ये नंबर अपनी एवरेज से कितना आगे निकल गया 34। तो पहला क्वेश्चन कि वो नंबर क्या है, तो 74 से कितना आगे है 34, यानी द नंबर इज 108। तो एक तो क्वेश्चन ये था आपसे कि व्हाट इज द 17th नंबर, बता दिया अब 108 आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर इसे ड्रॉप कर दे तो क्या होगा, फिर से पूछता हूँ ड्रॉपिंग का नियम क्या है, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से। अब वैल्यू एवरेज से बड़ी है मतलब एवरेज से राइट साइड है और उसे आप कट कर रहे हो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस में, नेगेटिव। तो 34 ज्यादा है तो 34 का ही लॉस होगा। वो लॉस कितने नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ, टोटल कितने थे 33, एक ड्रॉप मार दिया 32 नंबर में। तो सारे बच्चे जानते हैं कि मैक्स टू मैक्स भी कहूंगा तो नियरली 1.1 ही आने वाला है, क्योंकि 2/32 कुछ नहीं होता, ये 0.9 बनेगा। चेक करो वहां से फिर 17 नंबर की दो सेट बना रखी है, पहले सेट 3.2 आगे है एवरेज से, दूसरा 1.2 पीछे है, तो मुझे नेट डेविएशन चेक करना है। तो एक तो बन गया 17 गुना में 3.2 माइनस में 17 गुना में 1.2, 17 कॉमन ले लो, 3.2 माइनस 1.2, तो 17 इंटू में 2, 34 का इफेक्ट आ जाएगा। तो 1.1 का इफेक्ट आएगा, तो हमारी एवरेज कितनी थी 74, एक कम करो 73, और 0.1 हटाओगे तो 72.9 जो होगी वो 1 डेसिमल तक करेक्ट एवरेज होगी। एन की वैल्यू दे रखा है ना 17। हाँ तो वो सेट देखो ना कितने नंबर का है, जो 77.2 एवरेज है वो कितने क्लस्टर की, ग्रुप ऑफ 17 नंबर की एवरेज दे रखी है। अगर कहता फर्स्ट 15 लास्ट 15 तो 15 और 15 लिखता, जितने का सेट बनाया वो उतना ही हम मेंशन करेंगे उसके अंदर। अब टाइप के हिसाब से अगर मैं एक पॉइंट सोचने की कोशिश करूं तो एवरेज में जो भी आना था वो सब आ चुका है। एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने अभी तक नहीं कराया वो ऐसा होता है कि इतना सब करने के बाद जो क्वेश्चन खराब से खराब होते हैं, जिन्हें नॉर्मल कैलकुलेशन बहुत टाइम खाती है और कुछ जगह में डेविएशन एक्सेप्ट भी नहीं होता, मैंने वो डेविएशन से करा दिया। जिससे बोलेंगे एवरेज वाला क्वेश्चन था उसको देखोगे तो वो डेविएशन से भी नहीं कराया जाता, जब चेक करोगे तो आईडी लग जाएगा, ठीक है। कुछ लोग एलिगेशन का चांस ले लेते हैं उसके अंदर ट्राई करके, डेविएशन भी नहीं कराया जाता। एक टाइप ऐसी बचती है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो अपने टाइप का एक ही क्वेश्चन है, उसमें आपको अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी एक्स मेथड यूज करना पड़ेगा। एंड में वो लिख पाऊंगा, बाकी तो जितना एवरेज में आना था सब आ लिया। आज वाली क्लास के अंदर आपकी मिक्स प्रैक्टिस कराता हूँ इसकी, मतलब जितना आपने सीखा है चीजें वही होंगी दोबारा फिर से, किसी में हायर लेवल क्वेश्चन डाल दूंगा किसी में लोअर लेवल क्वेश्चन डाल दूंगा, 5-7 प्रैक्टिस करा देता हूँ फिर कल नया स्टार्ट। देखो एवरेज टेम्परेचर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे is 34 degree Celsius, 34 degree Celsius, while the average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 31 degree Celsius, 31 degree Celsius. The temperature on Thursday, the temperature on Thursday is 2 by 3 times
of the Monday. Temperature on Thursday is 2 by 3 times of the Monday. Find temperature on Monday. Temperature on Monday. हिंदी में सोम मंगल और बुध का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। यदि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार का 2/3 हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। इसलिए कहते पढ़ाई में ब्रेक नहीं आना चाहिए, है ना। एक दिन का ब्रेक आ जाए दिमाग दूसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाता है। आ जाओ चेक करो। पहले दे रखा है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। कितनी एवरेज थी इनकी? तो मैंने सम पूछ लिया। अब बोलोगे बात ऐसी है, सम निकालने का तरीका होता है एवरेज गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स। तो औसत तापमान 34 कितने दिन का था? 3 दिन का। 34 गुणा में 3 कर दिया, 102 बन गया। ऐसे बताओ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे उनकी एवरेज 31 बताई थी। 31 का 3 गुणा करोगे तो 93, माइनस 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 माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा मंडे माइनस थर्सडे। कितना यहाँ पे? 9। और क्या आपके क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है थर्सडे की वैल्यू और कुछ नहीं है, मंडे का ही 2/3 है, ऐसा बोला गया है। तो अब बताओ नीचे कुछ ना होने पर क्या मान लोगे? 1। तो पूरी इक्वेशन 3 से गुणा कर दो। 3 - 2 कितना बचेगा? 1/3 बराबर 9। 3 वहां भेज दो। एम की वैल्यू कितनी है? 27। हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब टीचर ने सिखाया था कि यहाँ डिवाइड होता था वहां जाके मल्टीप्लाई करते, पर नहीं, हमें तो 3 से 3 काटना है। दुनिया जाना मुझसे टेंशन ले रही है। सीजीएल की नई पोस्ट आएंगी तो कैसी आएंगी, क्या आएंगी? हमारे वाले 3 दिनों पेट के खड़े। दो 2024 में एक वो आया था कैरिकुलम, ये लास्ट मोमेंट था जब मैंने रेजिग्नेशन देने के बाद डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियली बात की थी। उस टाइम उन्होंने जो मुझे बताया, मैंने उस टाइम के बैच के बच्चों को बताया था, काफी शॉकिंग था उनकी। ठीक है, सर्कुलर शायद टेलीग्राम में पढ़ा, मे भी मुझे ध्यान नहीं है कि कस्टम्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने एक खतरनाक सा प्लान बनाया था। अभी जो हरियाणा से कुछ बिलोंग करता हो तो मेरी बात को जल्दी समझेगा। प्रॉपर हरियाणा से पिछले 10-15 साल, 12-13 साल लगा लीजिए, हरियाणा में ऑफिशियली 2 ही भर्तियां हुई हैं, आइदर ग्रुप डी और ग्रुप सी। गवर्नमेंट इसके ऊपर प्लान नहीं कर रही है। ग्रुप ए ऑफिसर या ग्रुप बी ऑफिसर ढंग से रिक्रूट हो नहीं रहे हैं। 5-10 साल में एक बार सोच लिया तो सोच लिया उनके बारे में, नहीं तो केवल और केवल ग्रुप सी कर्मचारी या ग्रुप डी कर्मचारी बस ही लिए जा रहे हैं। इफेक्ट क्या होता है? ग्रुप डी को ग्रुप सी तक आने में
एलडीसी पोस्ट पे आने में लग जाते हैं 10 साल, वहां से आप यूडीसी पहुंचते हो लग जाते हैं 10 साल, यूडीसी से आप एएसआई पहुंचते हो लग जाते हैं 10 साल, एएसआई से आप एसआई रैंक तक पहुंचते हो 15 साल। इसका मतलब कम से कम आपकी जिंदगी 55 साल की सर्विस की होनी चाहिए, और इतनी होती नहीं है। 30-35 साल में आपको रिटायर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा प्लान किया कि इंस्पेक्टर लेने से अच्छा है सब इंस्पेक्टर तक रिटायर ही कर दो सबको, आगे आने मत दो। तो ये हरियाणा में इम्प्लीमेंट हुआ। सीबीआईसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने एक प्लान किया 2024 में, कस्टम्स के साथ मुंबई कस्टम्स से मीटिंग हुई थी, तब मुझे डिपार्टमेंट से न्यूज मिली थी, और 24 वाले बैच के बच्चों को मैंने बताया था। देन एवरीबॉडी थिंक्स कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सेंटर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अभी 4 दिन पहले जब ऑफिशियली गुजरात की तरफ से और महाराष्ट्र की तरफ से जब ये मिला, तो यूट्यूब पे अब देख लो, वीडियो खोल के जाके चेक कर लेना, हड़कंप बचा हुआ है। सीजीएल की सारी पोस्ट डाउनग्रेड कर दी, अब सीजीएल से कोई इंस्पेक्टर नहीं लगेगा। ये बात मैं 3 साल से बोले जा रहा था। हमारा ये वोट बहुत ताकतवर होता है, हम किसे देते हैं बहुत सोच समझ के देना चाहिए, एंड गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन दिस। वो नहीं चाहते कि आपकी सैलरी 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000 से स्टार्टिंग बने। तो अब उन्होंने ये सर्कुलर सीबीआईसी का एक्सेप्ट कर लिया है जो उस टाइम पे प्रपोज्ड हुआ था। तो अब से कस्टम इंस्पेक्टर की, कस्टम ऑफिसर की और जीएसटी इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं आएंगी फ्रॉम कमिंग सीज, ये बंद हो गई। कुछ डिपार्टमेंट्स की रहती हैं, 1-2 years में दिल मेक द पॉलिसी अगेन टू रिड्यूस ऑल द पोस्ट्स। बेसिकली अब सिर्फ क्लर्क भर्ती हुआ करेंगे सेंटर के अंदर भी। एंड अब अगेन मैं कह रहा हूँ, यूडीसी से एएसआई, एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर, ये पूरा प्रोसेस 40 साल का है। इसे और सिंपल भाषा में समझने के लिए, अगर आपकी फैमिली में से खुद आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके चाचा ताऊ कजन कोई गांव पड़ोसी में आर्मी के अंदर लगे हों, तो उनसे बात कर लेना। वो सिपाही भर्ती होते हैं तो सूबेदार बनते बनते वापस आ जाते हैं। मैक्स सूबेदार मेजर लास्ट रैंक होती है जो हमारी भाषा में इंस्पेक्टर कहलाते हैं। उनसे बात कर लेना, वो समझा देंगे आपको इस चीज को कि पूरी 40 साल की सर्विस खत्म हो जाती है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। यही प्रमोशन का क्राइटेरिया है। तो बेनिफिट क्या मिलता है कि इंस्पेक्टर को जब लेते हैं तो स्टार्टिंग से 1 लाख देनी पड़ती है, और वो 1 लाख तक आते आते 45 साल की सर्विस भी कर जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं। तो टेक्निकली एक ही सैलरी में 5 बंदे एडजस्ट कर दी गवर्नमेंट ने, 4 बंदे एडजस्ट कर दिए। द प्लानिंग लाइक दिस, और वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो 26 में जो अभी 2-3 दिन पहले अड़कम बचा है ना, ये बात 24 में कह चुका था उन्होंने। और जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ तो कई बार आपको लगता है ऑन कैमरा भी चल रही है कि मैं स्पेकुलेशंस लगा रहा हूँ, ऐसा होगा शायद, नहीं। डीप फैक्ट होता है तो बोलता हूँ, कोई ऑफिशियल मेरे को नॉलेज मिलती है, न्यूज मिलती है। अभी 2 दिन बच्चों को कॉल आए थे, पुराने बच्चों को, उन्होंने वीडियो भेजी, वो कह रहे थे सर आपने चेक किया, ऐसा हो गया। मैं चेक क्यों करूँ, क्यों, मुझे पहले ही पता था ये होने वाला है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि आज गवर्नमेंट ने कोई न्यूज दे दी ऐसी, क्योंकि जिस दिन ये फ्रेमवर्क बना था तब से पॉलिसी मेरे पास पड़ी थी, और मैं 24 के आसपास से ये चीज बोले जा रहा था लगातार। जून से पहले पहले की बात होगी लगभग, शायद तब से बोले जा रहा था कि अभी सोच समझ के डिसाइड कर लो। तब तो लोग लहर में चलते हैं ना, ठीक है। दिस इज बिग इम्पैक्ट। तो भी ये होने वाला है, और 1-2 साल में अगर आप ये बड़ी चीजें क्रैक नहीं कर पाओगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपको लार्ज स्केल में दिखाई देगा। उसका दूसरा एग्जाम्पल, कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी करेगा तो उसे यहाँ से समझना होगा कि 2015-16 के आसपास तक 20,000 से 21,000 पीओ की वैकेंसी आती थी, और 4 से 5,000 क्लर्क की वैकेंसी आती थी। तो द बिग चेंज इज कि 2026 में आते आते पीओ की वैकेंसी 500 आ रही है और क्लर्क की वैकेंसी 13,000 आ रही है। आपको यहीं से समझ में आ जाएगा खेल कहाँ जा चुका है, ऑफिसर कितने भर्ती हो रहे हैं, क्लर्क कितने भर्ती हो रहे हैं। एंड आगे आगे ऑफिसर स्किल जो है पूरी तरह से वो खत्म ही हो जाएगा कंप्लीटली। देयर विल बी ओनली वन स्किल, ग्रुप सी और ग्रुप डी। आफ्टर इवन द बेस्ट एजुकेशन, यस फ्लाइंग लाइक ग्रेजुएट हैं, सब कुछ कर लिया है, बट आपके एजुकेशन का लेवल नहीं होगा गवर्नमेंट में। तो देख सोच समझ के करो भी जो करना है, 1 साल और निकाल लो। आधी पोस्ट खत्म हो जाएंगी सीजन 26 में, जो नोटिफिकेशन आएगा तब दिखाऊंगा ऑफिशियल। अभी रिटर्न नहीं है बट आएगा तब दिखाऊंगा। आधी पोस्ट क्लर्क बन के आएंगी, और 1-2 साल में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा हर डिपार्टमेंट के साथ साथ। नो, दिस इज वेरी सीरियस अटेम्प्ट। इसमें कुछ बड़ा करना है तो निकाल दो इससे पहले कि सारा बड़ा खत्म हो जाए। सिलेबस नया ऐड, साइंस मैथ्स एंड इको। बिफोर द हिस्ट्री चेंजेस, इस साल में 3 चीजें नहीं आने वाली, साइंस का, मैथ्स का और इको कुछ पोर्शन भी चेंज होकर आने वाला है। वी हैव टू सी कितना मेजर लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, बट यस चेंज एक्सेप्ट हो चुकी है इंटरनली। अब कितने मेजर स्केल पे है वो देखना होगा, बट मैथ की टेंशन नहीं है, ऑलवेज ऐसे मैथ की टेंशन नहीं है। अभी ना आपको नहीं है, हमें तो है। ऐसा नहीं है, ठीक है। कहाँ कितनी अपग्रेडेशन कब करनी होती है वो तुम लोग तब सोचते हो जब सिलेबस आता है।
लेकिन जब बैचेज में नए क्वेश्चन देखते हो वो मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो मैथ में जो भी मॉडिफिकेशन आ सकते थे ऑलरेडी उनपे वर्क हो चुका है। मैथ की टेंशन मत लीजिए, इसीलिए शायद 2022 वाले क्वेश्चन 25 के मेंस में देखे गए थे। मुझे आइडिया था कि आगे चल के वो लोग क्या करने वाले हैं किन चीजों में, वो तो हो चुका है, उसकी टेंशन मत। अभी यूपीएससी का ही हुआ है पीछे, एचसीएस का, वो तो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है। मार्केट में अवेलेबल है, जाके पेपर लिया, पेपर खरीद के कल ले आना। और यहाँ तो जो करवाया था नंबर सिस्टम, तुम्हारे बैच भी कंप्लीट कराया अभी, वो तो एसएससी बैच था और यूपीएससी में पढ़ा के आया था। ठीक है, सी सेट का निकाल के ले आना। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन बिना स्टेटमेंट चेंज किए है, उसके बाद आइडिया ले लेना। मैथ की टेंशन नहीं, अगेन मैं कह रहा हूँ, बाकी सोचो क्या करो, मैथ की टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट बना के देखो, क्वेश्चन तो यही दूंगा जैसे पिछले वाला दिया था, लेकिन स्टेटमेंट को चेंज करूंगा। एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी, average weight of A, B and C is 84 kg. 84 kg. Average of A, B, C and D. A, B, C and D is 80 kg. पहले में तो A, B, C थे 84, दूसरे में A, B, C और D, चार आ गए 80 kg, 80 किलोग्राम। If a new person E, if a new person E with weight 3 kg more than D, with weight 3 kg more than D, replaced A, replaced A, then average becomes 79 kg. Then average becomes 79 kg. Find weight of A. Find weight of A. हिंदी में A, B और C का औसत वजन, A, B, C का औसत वजन 84 किलोग्राम है, 84 किलोग्राम है। यदि D शामिल हो जाए, यदि D शामिल हो जाए तो औसत 80 किलोग्राम हो जाता है, औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। एक नया व्यक्ति E, एक नया व्यक्ति E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम अधिक है, D से 3 किलोग्राम अधिक है, वो A को हटाकर शामिल हो, वो A को हटाकर शामिल हो तो नई औसत 79 बन जाती है। नई औसत 79 बन जाती है। ए का वजन ज्ञात करें। हाँ, 95। ए का वजन ज्ञात करें। ओके, मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्लास ब्रेक नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं होता माइंड के लिए। देखो सामने, अब तो मुझे भरोसा हो गया तुम क्या करने वाले। तीन है जिनका औसत कितना बताया गया, 84, तो 84 इंटू 3 करने पर 252 आया सबका। अब कह रहे हैं ये तीन तो थे ही अपनी जगह। हाँ जी, ये ठीक है। साथ में कौन शामिल हो गया, डी। तो 80 इंटू 4 करो, कितना बनेगा, 320। तो पहली बात है यहाँ से डी का वजन तो सबको दिख रहा है भाई, कितना है, 60। 252 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, डिफरेंस देके निकाल लेंगे। अब ई जो है वो डी से कितना ज्यादा बताया गया है, तो ई का वजन पता लग गया कितना है, 71। अच्छा, ऑलरेडी पता है कि ए प्लस बी प्लस, ब्रेक मिल गया बीच में।
ये 320 था और इस कहानी में किसको हटाकर किसको ले आई? ए हटा दिया, उसकी जगह ई आ गया, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह में लिख देता हूं उसका वजन, जो कितना है 73। तो ये एवरेज 79 बन जाएगी, जिसकी 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 80 था, 320 4 16 316। अब माइनस कर दो इस सारी चीज को, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ए माइनस 71 कितने के बराबर बचा? 4 के, तो वहां जाके प्लस हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। 2 साल पहले की बात है, मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू किया और मानसी भी जाती थी साथ में, गाँव में थे उस टाइम, यहाँ आई नहीं थी फैमिली। तो उन्होंने मैंने उस टीचर के पास छोड़ा। अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ा नहीं रहे, अगर पढ़ाते तो उन्हीं के पास छोड़ता, गाँव से भी लेके नहीं आता, जिन्होंने मुझे प्राइमरी का टाइम पढ़ाया हुआ है विद 57 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी करंट एज 77 के आसपास, पर वो 74 5 ईयर्स तक पढ़ा रहे थे बच्चों। उनका प्राइमरी का लेवल जो गजब टॉप लेवल एकदम से। तो मैं जाता उनके पास, छोड़ के आता, बच्चे क्या कि 1 महीने गए, पढ़ाई की थोड़ी सी, फिर थोड़ा ब्रेक आ गया किसी रीजन से, हम घूमने फिरने के चले गए, सब साफ। मैं जाके बैठता उनके पास, बात करता क्या सर, पढ़ते हैं 4 बातें सीखते हैं फिर भूल जाते हैं। मुझे क्या कहते हैं कि प्राइमरी तक के बच्चों का ना ऐसा हाल होता है कि 5th क्लास तक का बच्चा हो, अगर 20-25 दिन का ब्रेक आ जाए तो जो उन्होंने सीखा हुआ है सब साफ हो जाता है। लिटरली नाउ आई फील लाइक कि ग्रेजुएशन वालों को नहीं रहा, यू पुट ब्रेक ऑफ 2 or 3 days, तो जो सीखा होता है सब भूल जाते हैं कंप्लीटली। धीरे धीरे प्राइमरी लेवल इतना बड़ा हो गया है ना, या फिर तुम सारे प्राइमरी से नीचे चले गए, दो में से एक चीज है। लिखो आगे, एक और क्वेश्चन खराब करो। There were 40 students in a hostel. There were 40 students in a hostel. If the number of students increases by 8, the expense of the mess increased by rupees 48 per day. The expense of the mess increased by rupees 48 per day, while the average expenditure per head diminishes by 2 rupees. Find the original expense of the mess. ये वो क्वेश्चन जिसकी बात मैं कर रहा था कि इतनी भी ट्राई के बाद इस वाले पे कुछ ज्यादा जुगाड़ अप्लाई नहीं। हिंदी में लिखो, एक हॉस्टल में 40 विद्यार्थी हैं। 40 विद्यार्थी हैं, यदि 8 विद्यार्थी बढ़ जाएं, यदि 8 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो खाने का दैनिक खर्च 48 रुपए से बढ़ता है। खाने का दैनिक खर्च 48 रुपए से बढ़ता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत 2 रुपए से कम हो जाती है। 2 रुपए से कम हो जाती है। आरंभ में
आरंभ में खाने का कुल खर्च ज्ञात करें। खाने का कुल खर्च ज्ञात करें। देखो सामने अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टार्टिंग में, उन सब पे जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो कितना है नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर कितने का है, एक्स का। तो इसका मतलब जो एक दिन का खाने का खर्च आ रहा है वो 40x आ रहा है। भाई पर हेड आपने बताया कि ₹1 लगेंगे और 40 बच्चे खाना खाने आए तो एक दिन में 40x का खर्चा बन गया आपका। अब हुआ क्या, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने से बढ़ गए, तो नया जो n का मान हो गया वो कितना हो गया 48। ये बात सही है। ऐसा करने से जो नया एक्सपेंडिचर बना डेली का वो क्या बताया गया कि इतना तो था ही, इसमें कितना ज्यादा हो गया इतने से, और जो औसत एक्सपेंडिचर था वो कितने से कम किया गया, तो नई एवरेज जो बन गई वो x-2 बन गई। तो एक तो मेरा नया खर्च ये है और एक मैं एवरेज इंटू एन करके भी नया खर्च निकाल सकता हूं। तो वहां से अगर नया खर्च निकालने की कोशिश करूंगा तो बताओ कितना आएगा, 48 से इसकी गुणा करो 48x और 48 का डबल करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा 96। आगे का नियम जानते हैं, x की टर्म एक साइड विदाउट x एक साइड। तो 40 अगर वहां लेके जाओगे 48 में से माइनस होकर कितना बचेगा 8x, और ये माइनस का 96 यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा +140 और 18 8 144। तो x का मान कितना बन जाएगा ₹18। यानी कि हमारी स्टार्टिंग की जो डेली एवरेज थी वो 18 रुपीज की थी। तो 40% थे 18 की एवरेज के हिसाब से खर्च कर रहे थे, यानी हर दिन ₹720 खाने में खर्च हो रहे। अगेन कह रहा हूँ दो पढ़ूंगा, जो ये लिखवा रहा हूँ सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं, स्पेसिफिक टाइप्स की चीज जो है वो आगे सारी लिखनी वाली। कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं सडनली, जब आते हैं तो वो इरिटेट करते हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर थिंग से बिलोंग नहीं करते। देखिए नेक्स्ट, देखो द बैटिंग एवरेज ऑफ the batting average of 40 innings 40 innings 40 पारी of a cricket player, the batting average of 40 innings of a cricket player is 50 runs 50 runs. His his highest score exceeds the lowest score by 172 runs. His highest score exceeds the lowest score by 172 runs. If these two innings are excluded, if these two innings are excluded, average of remaining innings, average of remaining innings becomes 48 runs. Become 48 runs. Find his highest score. Find his highest score. हिंदी में, एक खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत 50 रन,
एक खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत 50 रन, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है, 172 अधिक है। यदि ये दोनों पारी हटा दें, यदि ये दोनों पारी हटा दें तो शेष की औसत, यदि ये दोनों पारी हटा दें तो शेष की औसत 48 रन बन जाती है, 48 रन बन जाती है। उसका उसका अधिकतम स्कोर ज्ञात करें, अधिकतम स्कोर ज्ञात करें। वन सीधे चलते हैं, अगर ज्यादा कुछ ऐसा डेविएशन वगैरह ट्राई नहीं करना, सिंपल बात करोगे तो एवरेज गुणा में एन ही सम होता है। तो बताओ 50 की एवरेज कितनी पारी खेली, 40 पारी, मतलब ये पर्सन कितने रन बना चुका है अभी तक, 2000 बना चुका है। उसके बाद की लाइन क्या दिखेगी बताना जरा, उसका हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर में जो अंतर है वो कितने का है, 172 का। अब दो पारी हटा दी, कौन सी दो हटाई, दीज टू का मतलब क्या है, हाईएस्ट एंड, तो एक हाईएस्ट हटा दी और दूसरी कौन सी हटा दी, तो कितना इफेक्ट आए। आपने कहा बात ऐसी है, पारी दो हटेंगी तो पारी रह जाएंगे 38, और एवरेज कितनी बताई गई है 48, इनकी मल्टीप्लाई मारो, 48 38 की कितनी आएगी, तो 50 माइनस 2 ही ले लेता हूं इस चीज को, 38 पंजे 190, 1900, 76 हटाऊंगा तो 1824। तो अब देखो माइनस करके कितना बचेगा, 10 में से 7 और 1, मतलब मार्जिन कितने का आ रहा है 176 का। वो किस किस का स्कोर है, हाईएस्ट का और लोवेस्ट का। तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट, तो किसको एलिमिनेट करें, लोवेस्ट को। वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो ही रही है आपस में। तो 2h की वैल्यू 6 और 2 8, 7 और 7 14, 2 और 1 3, 2 से उठा दो, 34 का आधा 17, 8 का आधा 4, तो हाईएस्ट कितना हो जाएगा 170। ठीक है, ओके। देखो, द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 56 numbers 56 numbers is 32,
is 32. If 1/4 of the total numbers, अब टोटल नंबर कितने हैं 56, उसका 1/4 कितना होगा 14. 1/4 of total number is increased by 4 each. Increased by 4 each, and rest of the numbers are decreased by 6 each. Are decreased by 6 each. Then what will be the new average? Then what will be the new average? छप्पन संख्याओं की औसत 32 है. 56 संख्याओं की औसत 32 है. यदि 1/4 संख्या प्रत्येक 4 से बढ़ा दी जाए, यदि 1/4 संख्याएं प्रत्येक 4 से बढ़ा दी जाए और शेष संख्याएं प्रत्येक 6 से घटा दी जाए, 6 से घटा दी जाए, तो नई औसत क्या होगी? नई औसत क्या होगी? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैलकुलेशन बड़ी जन देखो सामने, जब छोटे बच्चे थे तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि जब भी आप सिंपल सा ग्रुप के अंदर जा रहे हो एवरेज काउंट करने, वैल्यू काउंट करने, तो नंबर यूज मत करना, उनकी रेशियो यूज करना. याद करवा रहा हूं फिर से, नंबर की जगह एन की रेशियो इस्तेमाल की जाती है. तो स्टार्टिंग की लाइन में क्या बोला 1/4 संख्या, इसका मतलब कुल संख्या कितनी मान लो 4. तो 4 में से एक संख्या ऐसी है जो क्या की जाएगी इंक्रीज, और शेष कितनी संख्याएं हैं 3, वो क्या की जाएंगी डिक्रीज. तो इन 4 संख्याओं की जो नेट एवरेज है वो कितनी है 32. अब एक संख्या ऐसी है जो मैंने कितने से बढ़ा दी 4 से, तो प्लस में कितना आ गया मेरा 4, और बची हुई 3 ऐसी है प्रत्येक में कितना कम कर दिया 6, तो 3 में कितना कम हो जाएगा 18, मतलब नेट डेविएशन कितने का आएगा 14 का, और वो कितनी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट होगा 4, तो 7/2, और इसका भी हाफ करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3.5. तो ऑलरेडी एवरेज कितनी है 32, उसमें से कितना कम हो जाएगा 3.5, तो 3 हटाओगे तो कितना 29, 28.5. वैल्यू करने बैठेंगे तो काम का टाइम खराब करेंगे, उसमें क्या है. ग्रुप यूज करना है, क्लस्टर यूज करना है.